1947 में जब पूरा भारत आजाद हुआ, हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान ने भारत में मिलने से मना कर दिया। वे चाहते थे कि हैदराबाद एक स्वतंत्र देश बने या फिर पाकिस्तान में मिल जाए। हैरानी की बात यह थी कि हैदराबाद भारत के बिल्कुल बीचों बीच था। सरदार पटेल ने इसे भारत के पेट में कैंसर कहा था, जिसका ऑपरेशन करना जरूरी था। निजाम के पास अपनी एक प्राइवेट फोर्स थी जिसे रजाकार कहा जाता था। इनका नेता कासिम रिजवी था। रजाकारों ने हैदराबाद की जनता पर, जिसमें 80% हिंदू थे, उन पर भयंकर जुल्म ढाए। वो खुलेआम कहते थे, हम दिल्ली के लाल किले पर आसफजाही झंडा फहराएंगे। लोगों का कत्लेआम और लूटपाट बढ़ गई, जिससे स्थिति बेकाबू हो गई। जवाहरलाल नेहरू इस मामले को बातचीत और यूएन के जरिए सुलझाना चाहते थे, लेकिन सरदार पटेल जानते थे कि देरी करना खतरनाक होगा। जब निजाम ने पाकिस्तान से हथियार मंगवाना शुरू किया तो पटेल ने सेना को कूच करने का आदेश दिया और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन पोलो। इसका नाम पोलो इसलिए रखा गया क्योंकि उस समय हैदराबाद में दुनिया के सबसे ज्यादा करीब 17 पोलो के मैदान थे। 13 सितंबर की सुबह 4 बजे भारतीय सेना ने 5 दिशाओं से हैदराबाद पर धावा बोला। मुख्य कमान मेजर जनरल JN चौधरी के पास थी। भारतीय वायुसेना ने हैदराबाद की हवाई पट्टियों पर बमबारी की ताकि निजाम बाहर से मदद न मंगवा सके। निजाम की सेना और रजाकारों ने शुरू में प्रतिरोध किया, लेकिन भारतीय सेना के टैंकों और अनुशासन के सामने वो टिक नहीं पाए। भारतीय सेना बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ी। 17 सितंबर की शाम तक निजाम की सेना के कमांडर इन चीफ अल एड्रूज ने हार मान ली। निजाम ने रेडियो पर आकर सीज फायर की घोषणा की। 18 सितंबर को भारतीय सेना ने औपचारिक रूप से हैदराबाद पर कब्जा कर लिया। कासिम रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया और निजाम के पास भारत के सामने झुकने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। आधिकारिक तौर पर भारतीय सेना के 329 जवान शहीद हुए, जबकि निजाम की सेना और रजाकारों के हजारों लोग मारे गए। कुछ सालों बाद एक रिपोर्ट, सुंदरलाल कमेटी रिपोर्ट आई, जिसमें दावा किया गया कि इस सैन्य कार्रवाई के बाद सांप्रदायिक हिंसा में हजारों निर्दोष लोग मारे गए। हालांकि यह रिपोर्ट कई दशकों तक गुप्त रखी गई। इस ऑपरेशन के सफल होने के बाद भारत का नक्शा वैसा बन पाया जैसा हम आज देखते हैं। सरदार पटेल ने बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव की परवाह किए बिना हैदराबाद को भारत का अभिन्न अंग बना दिया। कासिम रिजवी, वह शख्स जिसने हैदराबाद को खून की नदी में धकेलने की कसम खाई थी, उसका अंत काफी गुमनामी और जिल्लत भरा रहा। ऑपरेशन पोलो के सफल होते ही कासिम रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर कई गंभीर आरोप लगे थे, जिनमें सबसे प्रमुख था बीबी नगर हत्याकांड। यह एक ऐसा केस था जहां रजाकारों ने एक पूरी ट्रेन रोककर यात्रियों का कत्लेआम किया था। अदालत ने उसे दोषी पाया और 9 साल की जेल की सजा सुनाई। 1957 में जब उसकी सजा पूरी हुई तो भारत सरकार ने उसके सामने एक शर्त रखी। सरकार उसे भारत में खुला नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि उससे फिर से दंगे भड़काने का डर था। उसे विकल्प दिया गया, या तो जेल में ही रहो या फिर 48 घंटे के अंदर भारत छोड़कर पाकिस्तान चले जाओ। उसने पाकिस्तान जाना चुना। कासिम रिजवी को लगा कि पाकिस्तान में उसका स्वागत एक हीरो की तरह होगा, क्योंकि उसने इस्लामी राज्य के लिए जंग लड़ी थी। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट थी। पाकिस्तान सरकार और वहां के नेताओं ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। वहां उसे वह रसूख और ताकत कभी नहीं मिल पाई जो हैदराबाद में उसके पास थी। उसने अपनी जिंदगी के आखिरी साल कराची में बेहद गरीबी और गुमनामी में बिताए। 1970 में उसकी मौत हो गई और पाकिस्तान के अखबारों में उसे एक छोटी सी जगह भी बमुश्किल मिली। भारत को छोड़ने से ठीक पहले कासिम रिजवी ने अपनी संस्था मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM की बागडोर एक वकील को सौंप दी, जिनका नाम था अब्दुल वाहिद ओवैसी। यही संस्था बाद में AIMIM बनी, जिसे आज आप असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व में देखते हैं। हालांकि आज की पार्टी खुद को रजाकारों की विचारधारा से पूरी तरह अलग बताती है। जो इंसान नफरत के दम पर साम्राज्य खड़ा करना चाहता है, इतिहास उसे अक्सर इसी तरह गुमनामी के अंधेरे में फेंक देता है।